नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपरटेंशन। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन जानने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर इज अ लेटरल फोर्स। जो ब्लड प्रेशर है वो एक लेटरल फोर्स है जो कि एग्जर्टेड ऑन द बाल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। ये क्या होता है, जैसे ये है ब्लड वेसल्स, इसके अंदर ब्लड है तो ये ऐसे फोर्स लगाता है, ये अपनी बाल्स पे लेटरली फोर्स लगाता है और यही फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर इज अ लेटरल फोर्स exerted on the balls of blood vessels। तो ये तो हो गया ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के बाद हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो सिस्टोलिक का मीन्स होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोलिक का मीन्स होता है। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस टाइम आर्टरीज के अंदर कितना प्रेशर है, एंड जब हार्ट रिलैक्स करेगा उस टाइम आर्टरीज के अंदर कितना प्रेशर है। तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो होता है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस टाइम आर्टरीज के अंदर कितना प्रेशर होगा, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा उसके अंदर क्या है, जब हार्ट रिलैक्स करेगा उस टाइम पे आर्टरीज के अंदर कितना प्रेशर होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? इसके अंदर प्रेशर इन आर्टरीज व्हेन हार्ट बीट्स। तो जब हार्ट बीट करेगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस टाइम पे हार्ट का आर्टरीज के अंदर कितना प्रेशर होगा। तो उस टाइम हार्ट के जो आर्टरीज है, आर्टरीज के अंदर जो प्रेशर होगा वो होगा 120 mm ऑफ HG। इतना प्रेशर एग्जर्ट करेगा ब्लड जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा आर्टरीज की बॉल्स के ऊपर। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होगा? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो जब हार्ट रिलैक्स करेगा उस टाइम आर्टरीज के अंदर कितना प्रेशर एग्जर्ट होगा, तो उस टाइम होगा 80 mm ऑफ HG। तो जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 mm ऑफ HG। एंड अगर इसको पास्कल में बताया जाए तो ये होता है 16 किलो पास्कल अपॉन 11 पास्कल। तो ये तो हो गया नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात। अब हम लोग डेफिनेशन पे आते हैं। तो जो डेफिनेशन पे आते हैं कि हाइपरटेंशन क्या होता है। तो हाइपरटेंशन इज अ कंडीशन इन विच द फोर्स ऑफ ब्लड, जो ब्लड के अंदर जो फोर्स होगा अगेंस्ट द आर्टरीज, अगेंस्ट द आर्टेरियल बॉल, जो आर्टेरियल बॉल्स के ऊपर जो फोर्स होगा इज टू हाई। तो हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन एक कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, जो ब्लड है आर्टरीज के अंदर, वो जो लेटरली जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे थे वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो नॉर्मल से अबव हो जाएगा। अंदर जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा था सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो इसके अंदर जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा वो हो जाएगा 140 से अबव, एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो हो जाएगा 90 से अबव हो जाएगा। तो जो हाइपरटेंशन होता है वो कितना होगा? 140/19 mm ऑफ HG। तो ये है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड ये है डायस्टोलिक। तो यहाँ पे हम लोगों ने डेफिनेशन की बात कर ली है। अब हम आगे चलेंगे हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर में क्या है, इसके अंदर हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया है यहाँ पे कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 mm ऑफ HG, 120/80 mm ऑफ HG। एंड जो प्री हाइपरटेंशन होता है, जो प्री हाइपरटेंशन होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 121 से 139 mm ऑफ HG। तो ये हो गया प्री हाइपरटेंशन। अब इसके अंदर हाइपरटेंशन के अंदर दो स्टेज आती हैं। हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट, हाइपरटेंशन की स्टेज फर्स्ट आएगी पहली, एंड दूसरी आएगी स्टेज सेकंड। जो स्टेज फर्स्ट है उसके अंदर 140 से
159 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा, एंड जो स्टेज सेकंड होगी उसके अंदर 160 से अब ब्लड प्रेशर होगा। एंड डायस्टोलिक की बात करें तो यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा वो होगा 80 to 89 mm ऑफ Hg। इसके अंदर होगा 90 to 99 mm ऑफ Hg, एंड इसके अंदर जो होगा वो होगा मोर देन 100 ऑफ mm ऑफ Hg। तो ये हो गया डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड ये हो गया सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसके अंदर हम लोगों ने नॉर्मल ब्लड प्रेशर देखा 120/80 mm ऑफ Hg। उसके बाद हम लोगों ने प्री हाइपरटेंशन देखा 121 से 139 सिस्टोलिक एंड 80 to 89 डायस्टोलिक। इसके अंदर देखा हमने स्टेज फर्स्ट, उसके अंदर था 140 to 159 mm ऑफ Hg, डायस्टोलिक 90 to 99, एंड स्टेज सेकंड के अंदर मोर देन 160 mm ऑफ Hg हम लोगों ने देखा था। डायस्टोलिक देखा था 100 से अगर अबव हो रहा है तो ये हो गया स्टेज सेकंड हाइपरटेंशन। अब हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे कि हाइपरटेंशन को कैसे क्लासीफाई किया गया है। तो ये दो टाइप्स का होता है। टाइप्स इसके क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये दो टाइप्स का होता है। पहला होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या होता है, इसे हम लोग एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं। एसेंशियल हाइपरटेंशन भी इसे हम लोग कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो मोस्टली जो हाइपरटेंशन के जो केसेस हैं 90 to 95% जो केसेस हैं हाइपरटेंशन के, वो हम लोगों को प्राइमरी हाइपरटेंशन के ही देखने को मिलते हैं। 90 to 95% जो केसेस देखने को मिलेंगे वो प्राइमरी हाइपरटेंशन के केसेस ही देखने को मिलेंगे। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके जो कॉज होते हैं वो अननोन होते हैं। इसके हम लोगों को कोई कॉज नहीं पता होते हैं कि हाइपरटेंशन किस वजह से हुआ है। 90% लोगों को अंदर ही नहीं पता चलता है कि हाइपरटेंशन किस वजह से हुआ है। तो जिसके जो कॉज है वो अननोन है। लेकिन जो इसके रिस्क फैक्टर हैं, जो इसका एक कॉज ये भी हो सकता है प्राइमरी हाइपरटेंशन का, वैसे तो अननोन है लेकिन जेनेटिक फैक्टर एक अहम है। इसका कॉज जेनेटिक फैक्टर या फिर फैमिली हिस्ट्री, आपके पिताजी को या फिर आपके और बाबा जी को अगर हाइपरटेंशन की कंडीशन पहले रही है तो आपको भी हो सकती है। एंड इसके रिस्क फैक्टर हो सकते हैं लाइफ स्टाइल हो सकता है इसका, इनएक्टिविटी, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको बैठे ही रहना है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, ये ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, टोबैको एंड साल्ट, एल्कोहल, अनहेल्दी डाइटरी हैबिट की वजह से भी हो सकता है। एंड अगर आपकी एज मोर देन 60 ईयर्स है तो भी आपको ये हो सकता है। और मेनली इसका कॉज अननोन है एंड ये जेनेटिक फैक्टर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो अब बात करेंगे इसके बाद हम लोग सेकेंडरी हाइपरटेंशन की। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन की बात करेंगे। जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है ये हम लोगों को 5 to 10% ही देखने को मिलेगी पीपल के अंदर। जो मोस्टली हाइपरटेंशन देखने को मिलती है प्राइमरी हाइपरटेंशन, एंड 5 to 10% जो हाइपरटेंशन देखने को मिलेगी वो मिलेगी सेकेंडरी हाइपरटेंशन। इसके अंदर क्या होता है, इसके जो कॉजेस होते हैं वो होते हैं आइडेंटिफाइड। इसके जो कॉजेस हैं वो होते हैं आइडेंटिफाई, मतलब हम लोगों को पता होता है इसके कॉजेस क्या होंगे। तो इसके कॉजेस क्या होंगे, अगर आपको कोई रीनल डिसीज है, अगर आपको कोई किडनी से रिलेटेड डिसीज है, अगर आपको एड्रीनल ग्लैंड की कोई डिसीज है, एड्रीनल ग्लैंड की अगर कोई डिसीज है, एंड ये आपको प्रेगनेंसी के टाइम भी ये ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। इसको हम लोग कहते हैं प्री एक्लेम्पसिया, इसे हम लोग प्री एक्लेम्पसिया कहते हैं। एंड मेडिकेशन, अगर आप पिल्स वगैरह ले रहे हैं उसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर इसके अंदर बढ़ जाता है। एंड नैरोइंग ऑफ आर्टरी, अगर आर्टरीज थिन है या फिर नैरोइंग ऑफ आर्टरी, आर्टरी का जो ल्यूमन है वो कम है, उसकी वजह से ये भी देखने को मिल सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से देखने को मिल सकता है। कोकेन या फिर जो एनेट्स जो हम लोग लेते हैं उसकी वजह से ये भी देखने को मिल सकता है। और आगे हम लोग अब बात करेंगे, ये तो हम लोग देख लिए प्राइमरी या सेकेंडरी इसके टाइप्स। अब हम लोग बात करेंगे इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में कि हाइपरटेंशन कैसे होता है, पैथोफिजियोलॉजी की। तो इसके अंदर क्या होगा, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर इसके अंदर क्या होगा, जो सिस्टमिक वैस्कुलर रेसिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके अंदर क्या हो जाएगा, इंक्रीज सिस्टमैटिक वैस्कुलर रेसिस्टेंस
इंक्रीज हो जाएगा इसके अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, हम कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, एंड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ब्लड फ्लो, डिक्रीज ब्लड फ्लो हो जाएगा कहाँ पर, ऑर्गन्स पर, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द ऑर्गन्स के पास क्या होगा, ब्लड फ्लो टू द ऑर्गन, ऑर्गन्स के पास ब्लड नहीं पहुँचेगा, जिसकी वजह से इधर किडनी में क्या होगा, किडनी के पास जक्स्टा मेडुलरी सेल्स पाई जाती हैं। ये सेल्स क्या करेंगी, ये रेनिन को सिक्रीट करने लगेंगी, ये सेल्स क्या करेंगी, रेनिन को सिक्रीट करने लगेंगी, ये रेनिन को सिक्रीट करने लगेंगी। अब ये रेनिन क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा रास सिस्टम को, एक्टिवेट कर देगा रास सिस्टम, ये रेनिन क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा रास सिस्टम को। अब ये रेनिन कहाँ जाएगा, लीवर के अंदर पहले से एंजियोटेंसिनोजन पड़ा होता है जो कि इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है, ये रेनिन क्या करेगा, लीवर के पास जाके एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। एंड जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है, लंग्स के पास एक एंजाइम प्रेजेंट होता है AC, ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड ये एंजियोटेंसिन जो सेकंड है, ये इसका काम होता है एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट कराना, एंड ये कराता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ये एल्डोस्टेरोन किडनी में जाके सोडियम की रिटेंशन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, एंड ये कॉन्स्ट्रिक्शन भी करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो ये तो हो गया इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। सबसे पहले क्या आता है, ईटियोलॉजिकल फैक्टर, इंक्रीज सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ा, हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट बढ़ गया आपका, एंड उसके बाद जो ऑर्गन्स के पास जो ब्लड फ्लो था वो कम हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, किडनी के पास जस्टामेडुलरी सेल्स एक्टिवेट हुई, उन्होंने रेनिन को सिक्रीट किया, एंड ये रेनिन लीवर के अंदर जो एंजियोटेंसिनोजन डला होता है उसे एक्टिवेट करती हैं, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करती हैं, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को जो लंग्स के पास एक एंजाइम होता है AC, ये सेकंड में कन्वर्ट कर देती है, जो सेकंड का जो काम है वो होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, एंड एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को ये बढ़ा देता है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम की रिटेंशन करता है, एंड पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर की रिटेंशन बढ़ जाती है, और इसकी वजह से फाइनली हम लोगों को हाइपरटेंशन देखने को मिलती है। अगर बात करें इसके डायग्नोसिस एवेल्यूएशन की, इसमें हम लोग क्या क्या डायग्नोसिस करा सकते हैं, तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री टेकिंग। आपको पूछना है पर्सन से, यहाँ पर पेशेंट से, कि आपकी फैमिली में ऐसा कभी तो नहीं हुआ है। उसके बाद हम लोगों को देख कराना है इसके अंदर CBC हम लोग करा सकते हैं, इसके अंदर सोडियम, पोटेशियम एंड ग्लूकोज के टेस्ट करा सकते हैं, लिपोप्रोटीन, क्रिएटिनिन्स। इसके अंदर हम लोग यूरिन का एनालिसिस करेंगे, यूरिन एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग अल्ट्रासाउंड और करा सकते हैं हार्ट का, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। इसके अंदर हम लोग BUN देख सकते हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। इसके अंदर हम लोग बेसिक सा जो टेस्ट होता है स्पिग्नोमेमोमीटर से, उससे हम लोग ब्लड प्रेशर को नाप सकते हैं। इसके अंदर हम लोग और भी ECG करा सकते हैं, एग्जामिनेशन कर सकते हैं रेटिना का, डॉपलर अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं इसके अंदर। एंड इसके अंदर और हम लोग क्या कराएंगे, इसके अंदर हम लोग यूरिन का सैंपल भी चेक करवा सकते हैं। इसके अंदर हम लोग और डॉपलर अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं। तो ये तो हो गई इसके डायग्नोसिस के बारे में बात। आज की वीडियो इतनी ही है। मैनेजमेंट के बारे में हम लोग और कॉम्प्लिकेशन के बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे, एंड साइन सिम्टम के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।